एक पीएससी है कि आपका घमंड को चूर कर देता है। मैं पहले घमंड में चलता था कि मैं एग्जाम खुद से निकाल लूंगा, किसी मेंटर्स को, जैसे आज मैं कुछ बात बोलूंगा तो किसी के लिए गाइड की तरह होगा, वैसा मैं नहीं सुनता था, जो कि नुकसानदेह था मेरे लिए। 3 साल खा गया सर। आज तक मैं नहीं भूल पाया कि आरी डोंगरी कहाँ है। तो गलतियों से आदमी सीखता है। ये एक उदाहरण है। आज तक अब कोई आके, भगवान भी आके बोलेगा कि नहीं वो नारायणपुर में है, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने गलती की थी और उससे मैंने सीखा। पद चाहिए था, पर धीरे धीरे मजा आने लग गया। और खेल पूरा मजे का है, खेल पूरे मजे का है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट सीरीज अनसंग हीरोज। और ये मेरा दूसरा फेज है पॉडकास्ट सीरीज का। पहले फेज में मैंने 115 लोगों को मैंने अपने पॉडकास्ट में लेके आया था, और ये दूसरा एपिसोड है। ये स्लाइटली डिफरेंट है पहले वाले से, और क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले तो ये पॉडकास्ट जो है, मेरा पहला वाला पॉडकास्ट ऑनलाइन था, जूम के थ्रू या स्ट्रीमियर के थ्रू होता था, और ये वाला पॉडकास्ट जो है मेरा ऑफलाइन है। राइट नाउ हम इसको शूट कर रहे हैं एक स्टूडियो से, पॉडकास्ट स्टूडियो से, जो बिलासपुर में मैं ये लिबर्टी ले सकता हूँ कि ये कहने के लिए कि ये एक पहला प्रोफेशनल पॉडकास्ट स्टूडियो है बिलासपुर में। और इस पॉडकास्ट स्टूडियो का डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप चाहो तो आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हो और अपना भी पॉडकास्ट यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा जो पॉडकास्ट ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, अनसंग हीरोज। इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, और अनसंग हीरोज लीजेंड्स इन स्पॉटलाइट। जिस तरह से नाम है, हम इस पॉडकास्ट पे उन लीजेंड्स को लेके आएंगे जिनको हम कुछ क्यूआरस, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमको जो मीट करेंगे, उनको हम अपने पॉडकास्ट में लेके आएंगे, सो दैट बाकी दुनिया को भी ये दिखाएं कि ये लीजेंड्स हैं, या तो लीजेंड्स इन मेकिंग है। सो ये हमारा पॉडकास्ट सीरीज होगा। आज का ये जो पहला जो पॉडकास्ट है, ये मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सबसे पहले आज के जो गेस्ट है, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर एक्चुअली माना जाता है कि एक हब है पीएससी का, पब्लिक सर्विस स्टेट लेवल के जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं उसका हब है। और यहाँ पे बच्चे जो आसपास के गांव के आते हैं, यहाँ पे आते हैं, कोचिंग करते हैं, प्लस छोटे से रूम लेके वो बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ पे इसके लिए आते हैं, पीएससी एग्जाम्स के लिए आते हैं। और जिस तरह से आप जानते हो कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती है वो केवल 10% होती है, और अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ द जो बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, वो इन 10% पोस्ट के लिए लड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और अगर कोई बच्चा पीएससी क्लियर करता है, दैट मींस ही हैज एक्चुअली दैट नॉलेज। एंड और ये भी बोला जाता है कि जो छत्तीसगढ़ के जो पीएससी की जो सिलेबस होती है वो बाकी स्टेट से भी बहुत ज्यादा वास्ट होती है। तो एक बच्चे को अगर इसको प्रिपेयर करना है तो रियली हैज टू वर्क हार्ड फॉर इयर्स टुगेदर। एंड आज जो मेरे गेस्ट हैं वो है एक ऐसे ही स्टूडेंट है जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने बहुत मेहनत करके पीएससी क्लियर किया है। दैट मींस ही इज अ लीजेंड इन मेकिंग। हम इसको लीजेंड इन मेकिंग बोलेंगे। प्लस ही इज आल्सो अ motivator for the students who are actually preparing for the. That's the reason why he is here, and his name is Prashant Verma. Welcome Prashant to my podcast, Unsung Heroes, Legends in Spotlight. थैंक यू सर इस अनसंग हीरोज में मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि मैं पीएससी में बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, और लोगों को मेरी बातें पहुंचाने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोगों के जो सफर है उससे सीखना बहुत जरूरी है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा किसी संघर्षरत व्यक्ति के बातों से सीखना बहुत जरूरी है। और यहाँ अगर आके मेरी बातें रखने के लिए मुझे मौका मिल रहा है तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाकर मेरी बातें लोगों तक पहुंचाने का, एक्चुअली मैं स्टूडेंट था, एस्पायरेंट था, जो सीजीपीएससी के एस्पायरेंट्स है, उन तक पहुंचाने के लिए मुझे मौका दिया जा रहा है। थैंक यू सर। जैसे मैंने कहा था कि 90% बच्चे 10% सीट्स के लिए लड़ते हैं पीएससी में, तो ये वाकई एक्चुअली बहुत टफ है, इन द सेंस कि सिलेबस बहुत वास्ट है और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। तो इससे पहले कि मैं और अंदर जाऊं तो मैं ये चाहूंगा कि तुम अपने एक छोटी सी बैकग्राउंड बताओ,
और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉडकास्ट बिकॉज बच्चे जो हैं देख के बहुत जल्दी सीखते हैं। हमारी जो पिक्चर्स है, जो हमारी टॉक्स है, उससे ज्यादा बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं और सीखते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई मैं टॉप जो भी पीएससी क्लियर के उनको लेके आता हूँ, सो दैट मेरा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे देख रहे हैं एटलीस्ट ज्यादा मोटिवेट हो। अगर पीएससी की तैयारी करेंगे तो पीएससी नहीं तो कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर ही लेंगे, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे बढ़े, प्रशांत जरा से बताओ कि आपकी बचपन कहाँ गुजरी, कौन से स्कूल में, कौन से गांव में, पेरेंट्स क्या करते थे, आपके कितने भाई बहन? शुरुआत तो यह है कि मैं एक खैरागढ़ छुटेधानगढ़ जिला के ग्राम घाटापर कला का निवासी हूँ। वहाँ मेरी पढ़ाई जो 12वीं तक की पढ़ाई है वो गुरु घासीदास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई है। उसके बाद मैंने जीजू से ग्रेजुएशन किया है बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में। तब 2018 से मैं इसी फील्ड में रहा हूँ सर। और दूसरा चीज, अगर मेरे घर की बात है तो मेरे पिताजी ग्राम पंचायत सचिव है, जहाँ से कहीं ना कहीं मुझे ऑफिसर से मीट करने का मौका मिला है। मैंने देखा है, उनके ऑफिस में आते हुए देखा है, जो कि एक पहला प्रेरणादायक थी कि बनते कैसे है। दूसरे मेरे भैया हैं जिनका नाम प्रवीण वर्मा है, वो अभी अपर कलेक्टर है जगदलपुर में। वो जब बने तो पता चला कि वास्तव में ये किया जा सकता है और इस तरीके से किया जा सकता है। तो वहां से एक मोटिवेशन या फिर प्रेरणा या बोला जाए कि एक किक कि हाँ किया जा सकता है, मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बीच से किसी ने किया है। तो बस उसी का एक आसरा था और एक प्रेरणा था जिसके कारण हम बिलासपुर आए। जीजू में ज्वाइन करने का कारण भी यही था कि हम भैया से सीख लिए कि हाँ इस पंथ में आना है, प्रशासनिक सेवा में आना है। और ये प्रक्रिया लगातार हमने की है, 2018 से 2024 तक इस प्रक्रिया में रहे हैं। इसका बहुत बड़ा यह है कि इस प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें हुई है। मैंने एसआई का एग्जाम निकाला है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में जॉब में रहा हूँ, एसीएफ के लिए 1.5 साल की पढ़ाई की है और एसआई की फिजिकल मैंने छोड़ा है क्योंकि मैं प्रशासनिक सेवा में आ सकूं, जो कि बहुत बहुत मुश्किल है। लोग किसी जॉब को जो हाथ में आने वाला है एक फिजिकल के लिए, मैंने सिर्फ प्रशासनिक सेवा में आने करके छोड़ा है, जो कि बहुत मुश्किल है। सॉरी प्रशांत, मैं तुमको काट रहा हूँ, लेकिन ये सब मैं बाद में आऊंगा। मैं तो अभी तुम्हारे बचपन के बारे में पूछा, लोगों को स्ट्रगल पता है। मतलब छोटे से गांव से रहते हुए आप यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपने जो बोला ना कि आपके भाई को देख के आपको प्रेरणा मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को नए तरीके से बोल दूंगा, नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी का अगर देखोगे ना, तो बच्चा जब 4 से 14 साल के बीच में होता है, उस बीच में जो पर्सनालिटी वो डेवलप करता है, ये जो उसकी जो इच्छाएं होती हैं, इसकी 70% थ्रू आउट लाइफ रहता है। और कहीं ना कहीं आज अगर आप पीएससी में क्लियर किए हो, फिर भी आप अपर कलेक्टर के लिए अभी और बीए करने जा रहे हो, तो आपके जो भाई का जो सिलेक्शन है उनका यह बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, सो ये एक बात। और फादर क्या थे? ग्राम पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत। और आपके बच्चे, आपके स्कूल में, आपके गांव से कितने लोग हैं जो बाहर आए आप जैसे? सर बहुत कम है सर। मतलब अगर बोला जाए कि अगर गांव में 100 स्टूडेंट है तो 4-5-6 से तो जो बाहर आते हैं घर से। तो अब ये बताओ कि लाइफ हमारी बहुत स्मूथ नहीं होती है, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है, और किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती है। तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा जो स्ट्रगल था जो आप याद रखते हो, जिसको आपने पार किया है और आज यहाँ? संघर्ष के बाद हरीश बच्चन की पंक्ति है सर कि वो जीवन नहीं जिसमें संघर्ष नहीं है। संघर्ष है तो जीवन बेहतर है, क्योंकि हम आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब संघर्ष अगर आर्थिक तौर पर देखो तो उतना नहीं था सर, घर से उतना सक्षम हूँ कि मैं आर्थिक तौर पर, बट यहाँ जब तैयारी के फेज में है तो एक पीएससी है कि आपका घमंड को चूर कर देता है। मैं पहले घमंड में चलता था कि मैं एग्जाम खुद से निकाल लूंगा, किसी मेंटर्स को, जैसे आज मैं कुछ बात बोलूंगा तो किसी के लिए वो गाइड की तरह होगा, वैसा मैं नहीं सुनता था, जो कि नुकसानदेह था मेरे लिए। 3 साल खा गया सर, अपनी कमियां खोजने में, अपनी गलतियां ढूंढने में, और वो ज्यादा मदद करेंगे जो इस फेज से गुजरे हैं। तो ये संघर्ष सबसे बड़ा जो मेरा संघर्ष यही रहा। मैं पढ़ने में ऐसा बोलूंगा कि मैं मस्तीखोर इंसान सर, बहुत मस्ती करता हूँ। ऐसा पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, उतना अच्छा नहीं हूँ पर ठीक ठाक। पर वही कि अपने गलतियां सीखने के लिए मुझे समय लग गया, इसलिए 4 साल लग गए। और वो 4 साल कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ आके मैं अपनी बातें रख पा रहा हूँ तो सिखाया है। अगर आपके में 2% भी घमंड है तो ये सिविल सर्विस का जो तैयारी का फेज है या जो प्रक्रिया है, वो आपको 2% को भी खींच लेगा सर। बहुत बहुत बड़ी बात बोली आपने कि आपको घमंड को पीएससी खींच लेता है।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोला है, मेंटोर। ठीक है, आपको आपने जैसे बताया है कि मेंटोर, किसी की लाइफ में मेंटोर होना जरूरी है। मेंटोर बोलो या फिर गुरु बोलो, बिकॉज आप अगर देखोगे तो स्कूल में बच्चे के लिए टीचर होता है, कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है उसके लिए एक कोच होता है। उसी तरह से हमको कोई भी चीज करना हो तो एक मेंटोर की जरूरत है। तो आप भी मानते हो कि मेंटर होना बहुत जरूरी है? बहुत सही बात सर। मेंटोर्स, अर्जुन को भी तीर चलाने से पहले द्रोणाचार्य के पास जाना पड़ा है सर। तो कहीं ना कहीं उसको चलाने आता था, बस कैसे चलाना है, किस दिशा में चलाना है, उसने द्रोणाचार्य ने सिखाया, जो कि उनके मेंटोर्स रहे होंगे। प्राचीन काल की परंपरा है सर, पहले से चली आ रही है, तो अभी क्या बदलाव? अभी मेंटोर्स की जरूरत है, जो कि सही बात है। और अगर उस मेंटोर से आप पीछे हटेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य से इग्नोर हो जाएंगे सर, जो कि मुझे सही नहीं लगता। तो मैंने जो किया है वो गलती कोई मत करे, मेंटोर से मिले, बात करें, जो कि सही है, ताकि आपको गलती जल्दी पता चलेगी। आप बिना मेंटोर के भी कर सकते हैं, पर गलतियां आपको जल्दी पता नहीं चलेगी। हाँ, वो इसलिए भी बहुत जरूरी है बिकॉज आपकी जो नॉलेज है वो आप तक है। जब आप मेंटर से मिलेंगे जो ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस भी आपको देंगे, तो नेचुरली आपको। बट जनरली अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे को मेंटर की जरूरत नहीं, मैं अपनी आप तैयारी कर लूंगा, जो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है। मेंटर होना बहुत जरूरी है, राइट? तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इंसान को सक्सेसफुल होने में, जब इंसान कामयाब हो जाता है, तो फेलियर्स क्या रोल प्ले करते हैं उसके लाइफ में? सर फेलियर सर वो चीज है जो आपको सिखाता है। हर एक हर्डल में अगर आप एक बार, जैसे बच्चा चलना सीखता है सर, पहले वो कदम माड़ी बोलते हैं हम लोग, उससे चलता है, घुटनों में चलता है, फिर वो पैरों में चलता है, कई बार गिरता है, फिर ढंग से खड़ा होना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे चलता है, फिर दौड़ना सीखता है। ये तो फेलियर है ना सर। पहली बार गिरा, फिर दूसरी बार सीखा, दौड़ने गया, फिर गिरा, तो अब दौड़ना अच्छे से सीखा। वही हमारे साथ भी सर, अगर हम पढ़ाई में गए तो किसी सब्जेक्ट को याद नहीं कर पाए, पहली बार याद नहीं हुआ, फेल हुए, गलत किए, फिर गलत किए, तो फिर पता चला कि हाँ हमने इसको गलत किया है। जैसे पीएससी में कोई क्वेश्चन आता है सर, एक मुझे याद है, एक पेपर VAPR करके तो फॉरेस्ट वाला एग्जाम था, मैंने दिलाया था, उसमें आरी डोंगरी कहाँ है, ये क्वेश्चन आया था। मैं नारायणपुर और कांकेर में बहुत कंफ्यूज था, मैंने पढ़ा था बट डाउट था। अब वो जो है कांकेर में है, लेकिन मैं डाल के आया था नारायणपुर। आज तक मैं नहीं भूल पाया कि आरी डोंगरी कहाँ है। तो गलतियों से आदमी सीखता है। ये एक उदाहरण है। आज तक अब कोई आके, भगवान भी आके बोलेगा कि नहीं वो नारायणपुर में है, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने गलती की थी और उससे मैंने सीखा है सर। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप गलती से सीखो। और जैसे आपने बच्चे की बात बोली थी, बच्चा गिरता है, फिर उठता है, फिर चलने लगता है। तो आदमी एक बार गिरने के बाद उठना जानना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आदमी गिर गया, उठा नहीं, मतलब ही इज गॉन। सो दिस इज वेरी बैड। तो मैंने आपसे जब बात में कर रहा था तो आपने बताया था कि आपने 4 बार दिलाया, उसके बाद फिर क्वालिफाई हुए, फिर 2 बार, पहले बार क्वालिफाई नहीं हुए, उसके बाद कोविड आ गया। तो थोड़ा सा आपको अपना जर्नी बताओ कि 2018 से लेकर आज तक का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कब एग्जाम दिया, क्या क्लियर किया आपने, क्या क्लियर नहीं किया? सर कॉलेज हमारा निकला सर 2018 में कोचिंग ज्वाइन किया, जो उस टाइम हम अवेलेबल था। शुरू में तो ऐसा था कि जो है हमारे एज बहुत कम था सर, तो टाइम था तो हम थोड़ा सा लाइट लेते थे, जबकि नहीं लेना था, क्योंकि कॉलेज में हमने जितनी मस्तियां करनी थी, जितना पढ़ाई करना था और जितना दोस्त बनाने थे, बना चुके थे। उस टाइम हमको सीरियस होकर पढ़ना था। शुरुआत मतलब आराम भी प्रचंड होना चाहिए, मेरा मानना है, लेकिन उस समय मैंने वो आराम भर प्रचंड नहीं कर पाया, जो कि नुकसान दे रहा। कुछ ना कुछ मैंने इसको जो है धैर्य या धीरज, संघर्ष या क्या बोले सर, जो सीरियसनेस, उस एग्जाम के लिए सीरियसनेस मेरे पे डेवलप नहीं हो पाया, जिसके कारण थोड़ा सा नुकसान मुझे हुआ, समय लग गया। 2018 में फिर मैंने एशियफ की, 2018 के बाद 2020 में एशियफ आया, और जो कोचिंग था उसमें लॉकडाउन लगा, तो फिर ऑनलाइन जो जमा नहीं मेरे को, क्योंकि ऑनलाइन की कभी आदत नहीं लगा। अब तो मैं कर लेता हूँ, पर उस समय मुझे इशू था, तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया। जब एशियफ का वनडे एग्जाम आया तो मैं उसमें जी जान लगाया। लगभग 1.5 साल की तैयारी की मैंने। 1.5 साल बहुत लंबा समय होता है, पर मैंने उसको दिया। उस समय पीएससी की भी तैयारी उतनी तो नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में मैंने की, पर 2 बार नहीं निकला और एशियफ भी नहीं निकला। इस बीच मेरे डाटा एशियफ की तैयारी अच्छी थी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर निकल गया, जिसकी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हुई। उसके बाद पीएससी के 2000, फिर जब एशियफ नहीं निकला तो फिर मैंने 2022 के पीएससी के लिए बहुत जी जान लगाया, वो भी नहीं निकला। लेकिन वो जी जान इतनी अच्छी थी
कि एसआई का एग्जाम निकल गया, एसआई का प्री मेंस मेरा बहुत अच्छे से क्वालिफाई हुआ, पर वही लालच या चाह, जिसको चाह अभी तो ज्यादा बोला जा सकता है, पर चाह इतनी ज्यादा थी प्रशासनिक अधिकारी बनने की कि हमने एसआई का फिजिकल छोड़ दिया। अब एसआई का फिजिकल छोड़े, लेकिन एज हो गया था 25, और एक एज के बाद घर से पैसा मांगना थोड़ा सा तकलीफ दे होता है। घर वाले देने से मना नहीं करते, पर हमको मांगने में अच्छा नहीं लगता है, तो सोचे कि चलो जो है मिल रहा है, क्योंकि लोगों को तो सरकारी नौकरी वैसे भी नहीं मिलता है। थोड़ा देर पहले आपने कहा 10% ही है, बट एक्चुअल फिगर बताऊं सर तो 1%, 1 से 2% है सर। ऐसा क्या? पूरे भारत में जो सरकारी नौकरी है वो जितने स्टूडेंट आते हैं उसका 2% है, जितनी जनसंख्या है उसका 2% है। तो 2% के लिए हमने फिर से है तो फिर हम ज्वाइन कर लेते, ताकि कुछ हद तक सक्षम हो जाए। वहां एक संतुष्टि का स्तर था कि अब हम अपना खर्चा चला सकते हैं, 2 पैसा घर में दे सकते हैं। अगर जीवन में कुछ नहीं हुआ तो अगर जीवन संगिनी आई तो उसका भी खर्चा चला सकते हैं। तो वो स्तर तक पहुंच गए। फिर वही संतुष्ट होने का मतलब रुकना नहीं होता है, आगे बढ़ उस जो है उसमें खुश रह के आगे बढ़ने का प्रयास करना होता है। तो फिर आगे बढ़े, फिर लगे रहे, फिर वही जो 3 बार पीएससी में जो गड़बड़ी की उसको सुधारने की कोशिश की। और एक बार में जो मेरा मेंस निकलने का कारण ये भी था सर कि मैंने जो गलतियां प्री में की वो गलतियां मैंने मेंस में नहीं दोहराई, मैंने अपनी गलतियों से सीखा। तो वही एक कारण था कि मैं एक बार में पहला मेंस में मैंने 42वां रैंक प्राप्त किया। और इसमें ये भी बताना चाहूंगा सर कि मेरा प्री में मार्क्स 152 थे और मेंस में टॉप 20 में मार्क्स है सर 690 नंबर। इंटरव्यू थोड़ा सा मेरा खराब गया, गलती मेरी ही थी, कुछ ना कुछ गलतियां मुझसे हुई जिसके कारण इंटरव्यू मुझे कम नंबर मिला। पर इस बार फिर मेरा प्री निकल रहा है, मेरे को भरोसा है कि नंबर मेरे अच्छे आ रहे हैं मॉडल आंसर से। तो इस बार फिर से मैं वही पूरी ऊर्जा के साथ फिर से लगूंगा और डीसी के लिए प्रयास करूंगा सर। ग्रेट। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोली। एक तो आपने बोला कि गलतियों से सीखा। तो लोग जनरली जैसे आप कोई भी टारगेट लेके चलते हो तो एक गोल बना के चलते हो, लक्ष्य बना के चलते हो, आपके पास तो फेलियर्स तो आते ही हैं। तो 1 बार 2 बार 3 बार फेल हुए लोग छोड़ देते हैं और गलतियों से सीखते नहीं है। बट आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप गलतियों से सीखे और आज आप इस मुकाम पे हो। आई थिंक वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा इसके अलावा और कोई हॉबीज हैं आपके? सर जनरली सर हम लोग क्रिकेट खेलते थे सर, और कॉलेज टाइम से मूवी देखने का एक हैबिट बना था, तो मूवी बीच बीच में देख लेता हूँ। इवन मैं एग्जाम पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी मैं मूवी देख लेता हूँ, क्योंकि पढ़ाई जो मैं दबाव की तरह नहीं लेता हूँ सर। हाँ, वो बहुत जरूरी है। शुरुआत मैंने दबाव में किया क्योंकि पोस्ट चाहिए था, पद चाहिए था, पर धीरे धीरे मजा आने लग गया। और खेल पूरा मजे का है, खेल पूरे मजे का है। आपको मजा आ रहा है तो जब मजा आना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं एक स्तर तक पहुंच जाएंगे। हर जगह मैं ही बोलता हूँ खेल मजे का है। और पढ़ाई में हमको आज मैं 2 दिन से ढंग से नहीं पढ़ पाया हूँ, कुछ ना कुछ खालीपन लगा है। ये बहुत बहुत गहरी बात है एक्चुअली। आप जब बोल रहे हो ना खेल मजे का है, दैट मीन्स आप अभी ये भी बोला आपने 2 दिन से आपने पढ़ाई नहीं किया तो कुछ अभाव सा लग रहा है। दैट मीन्स यू स्टार्टेड एंजॉयिंग रीडिंग। दैट मीन्स ये आपका पैशन बन चुका है। और हम कोई भी चीज अगर पैशन में करते हैं, सो फॉर एग्जांपल एक एथलीट है जो स्प्रिंटर है, वो अगर स्प्रिंट करेगा पूरे दिन में 6 घंटा 10 घंटे भी प्रैक्टिस करेगा, वो थकेगा नहीं। और तुमने बोला कि खेल मजे पढ़ाई का है, मतलब यू स्टार्टेड एंजॉयिंग एंड दिस विल टेक यू टू अ ग्रेट हाइट। ये मैं हम दावे के साथ मैं कैमरा के सामने लाइव बोल रहा हूँ कि ये जो है ना पढ़ाई, बिकॉज नॉलेज जो होता है वो पावर होता है। अब जब आदमी के पास नॉलेज है और उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, मतलब नोबडी कैन स्टॉप। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस एंड यू आर गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब। ओके, ग्रेट, मजा आया प्रशांत। अब ये बताओ प्रशांत, चूंकि मैं एक माइंड रीडर हूँ, मैं ह्यूमन माइंड पे काम करता हूँ, ह्यूमन माइंड चेतन अवचेतन मन पे काम करता हूँ, अवचेतन मन को मैं रिप्रोग्राम भी करता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्षेत्र में। ना केवल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी जो 90% जो हमारी डिजीजेस जो आती है हमारी, वो मेंटल हेल्थ के कारण आती है। अब तुम्हारे इसमें पीएससी की तैयारी में मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों में होना, और एक पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या बच्चे मेंटल हेल्थ का प्रैक्टिस करते हैं या फिर आपने मेंटल हेल्थ का कुछ प्रैक्टिस किया? सर इसमें मैं अगर बोलूं तो इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे पिताजी का है सर।
बचपन से उनको मैं देखा हूँ जीवन में किसी भी स्तर पर किसी भी चीजों में उन्होंने चिंता या टेंशन नहीं लिया है। पीएससी के दौरान जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उनका यही कहना था, जब तक छत्तीसगढ़ी में सब थे तो बाबू जब तक जाने तो करे कि हिम्मत जब तक जाने कर नहीं होता घर में आ जब पैदा करे हो कुछ दिन पाल दूं कछु कछु करे ला सीख जावे। ये मेरे पिताजी का कथन है जो कि दबाव नहीं लेने देता। दूसरा चीज मेरे दोस्त मैंने अच्छे पाए सर, 2-4 दोस्त। मैं पढ़ाई के जब मैं बहुत टेंशन में होता हूँ उनसे बात करता हूँ, पढ़ाई की बात नहीं करता, बस बात करता हूँ। और मेरे को बात करना अच्छा लगता है दोस्तों के साथ, तो मैं जब मेरे को टेंशन होता है तो मैं घंटों घंटों बात कर लूँ। लेकिन जब नहीं होता तो फिर अज्ञातवास में जाने का मेरी आदत है। जैसे कुछ दिनों बाद में जाऊंगा। अज्ञातवास मतलब? अज्ञातवास मतलब वहां जहां मुझे कोई रीच ना कर पाए। ओके। तो अज्ञातवास में चले जाएंगे सर, फिर पढ़ेंगे अच्छे से, तो वही अज्ञातवास जाने का होगा। और जैसे ही उस अज्ञातवास में मुझे दबाव होने लगे तो मूवी देख लो, कभी क्रिकेट खेलने चले जाओ, कभी दोस्तों से बात कर लो। बहुत सारे मेरे मतलब आधार हैं कि हाँ अगर दोस्त ना मिले तो क्रिकेट खेल सकते हैं, क्रिकेट ना मिले तो मूवी देख सकते हैं। हाँ, जहाँ तक अज्ञातवास की बात की आपने, तो बेसिकली अगर आप देखो तो विपासना एक चीज होती है जहाँ पे आप 15 दिन तक जाते हो, 15 दिन तक आप किसी से बात नहीं करते हो, नो मोबाइल फोन नथिंग, आप कोई बातें नहीं करते हैं। तो इस दौरान जब आप अज्ञातवास में जाते हो, विपासना में जाते हो, तो एक्चुअली आप अपने आप को समझते हो, आपकी इंटरनली जाते हो। और ये बहुत बड़ी चीज है, हमें ऐसे पता नहीं लगता है, बट ये विपासना या अज्ञातवास में जाना एक बहुत पावरफुल चीज है जिसमें इंसान अपने आप को सीखता है। बिकॉज नॉर्मली हम डे टू डे में हमारी बाहर की चीजें इतनी ज्यादा है कि हम अपने आप के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। इस पर एक बात सर कि इसका फायदा ही होता है सर कि मैं जब अज्ञातवास में जाने के से मेरे को बहुत सारी चीजों से फायदा मिला है सर। कैसे कि जो डिस्ट्रैक्शन या जो समस्याएं हैं उसको मैं 2 तरीके से देखता हूँ सर। एक वो जो परमानेंट है, एक वो जो अस्थायी है। एक स्थायी अस्थायी, जैसे मेरे जीवन में अस्थायी परमानेंट स्थायी जो है वो मम्मी मेरी मानसिक रोगी है। उतनी तो नहीं कभी, लेकिन जब पीएससी जब मेंस प्री दिलाते रहते तो कभी कभी वो उस टाइम थोड़ा सा उनका ज्यादा हो गया, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ गया। हालांकि हम लोग ने बहुत समय से देखा है, पर तैयारी के दौरान जब वो चिंताएं आती है तो वो दिमाग में वो करते, तो वहां अज्ञातवास बहुत काम आता है, क्योंकि वहां से अपनी आप वही स्थायी को इग्नोर करो उस समय तक जब तक आप कर सकते हो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। स्थायी अस्थायी में वो है सर छोटा छोटा चीज, बहुत छोटा छोटा चीज जो स्थायी अस्थायी सर, ये मेरा मानना है, मैंने नोटिस किया है। उदाहरण के लिए एक पेन भी जो मैं लिख रहा हूँ वो गुम जाए और मेरे दिमाग में चलेगा सर कि मेरा पेन गुमा है, उस 5 मिनट में अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ भी पढ़ूं, उसका कुछ ऐसा फैक्ट मैं भूल जाता हूँ जो कि पेपर में पूछा जाए तो मैं गलत करके आ जाऊँ। ये अस्थायी सर। तो अगर पेन भी घूम रहा है, छोटा छोटा चीज, ये अस्थायी बहुत कुछ आता है। जैसे किसी का रिलेशनशिप है या परिवार में और छोटा मोटा चीज सामान लाना है, तो वो सब चीजें जो अस्थायी चीजें उसको पहले खत्म करता हूँ मैं, फिर पढ़ने बैठता हूँ, ताकि जब पढ़ाई के दौरान वो अस्थायी ना है। क्योंकि स्थायी से तो मैंने गवारा कर लिया है कि ये हमेशा रहेगा, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है, पर अस्थायी को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड आता है। तो इसको हम 2 प्रकार से ले सकते हैं। दूसरे प्रकार से अगर मैं इसको समझाऊं तो कुछ प्रॉब्लम्स कुछ ये हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, और कुछ प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में सोच के हम अपनी लाइफ अपनी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को छोड़ देना चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करना चाहिए, यही बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है। अस्थायी जो अस्थायी है, परमानेंट प्रॉब्लम जो हमारे बियॉन्ड है, जो कुदरत ने दिया है, जो हम कर नहीं सकते, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसे हमें हैंडल करना चाहिए। ओके, तो अभी आपका क्या सिचुएशन, मतलब अभी आप ज्वाइन, आपने ऑलरेडी बोला कि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर ज्वाइन किया, उसके बाद आप तैयारी की है, अभी आपका रिजल्ट्स आ गए हैं, मेंस भी क्लियर हो गया है, फर्स्ट 20 में भी आया है, मेंस में फर्स्ट 20 इंटरव्यू भी हो चुका है सर, और मुझे डॉक्टर नायब तहसीलदार का पद भी मिल चुका है सर 42वां रैंक में। अच्छा, अभी इस बार फिर से प्री हुआ है जिसको मैंने दिलाया है। अच्छा, तो उसमें ठीक ठाक नंबर आ जा रहे हैं प्री में, तो शायद मतलब रुझान ये मिल रहा है कि निकल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा। दिल है कि मानते ही नहीं? कोशिश है सर, कोशिश करते रहते हैं। समय की एक नायब तहसीलदार आप डिग्री करते हैं, एक वो है सर, एक जो मिर्जापुर में कथन है सर कि समय की कुछ योजनाएं होती हैं, हमेशा इंसान गलत नहीं होता। समय की योजना है कि मैं और तैयारी करूं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे
काश ऐसे जज्बा सब लोगों में होता, सब यंगस्टर्स में होता, तो कहाँ के कहाँ पर, मतलब केवल पढ़ाई में ही नहीं, आप जो भी चीज कर रहे हो तो उसमें वो होना चाहिए कि आज ये मिल गया तो फिर आगे का टारगेट बनाओ, उसके बाद आगे का गोल बनाओ, ताकि आदमी कभी रुके ना, ऐसा होना चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छी बात है ये। ओके, ग्रेट। सो प्रशांत, अगर आप एक सुझाव देना चाहोगे आज के यूथ के, या फिर बहुत सारे बच्चों को जो पीएससी की तैयारी, तो क्या? सर पीएससी के लिए मैं बहुत जगह बोला हूँ, अभी भी बोलता हूँ, पीएससी पोस्ट नहीं है सर, पीएससी जीवन है सर। इसको अगर मन लगा के पढ़ा जाए, उदाहरण के लिए एक शेर है सर, उमैर रिजवी का, पाकिस्तानी शायर है कि बिछड़ेंगे तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगा है लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई मैं उस फील्ड में, आप बस यही कि उस फील्ड में ऐसा लगना चाहिए, ये भाव, ये कनेक्टिविटी, मतलब ये कनेक्ट जो है पीएससी के साथ, इस तैयारी के साथ, ये जो भाव, दिल्ली संबंध ऐसा बनना चाहिए कि उससे बिछड़ जाऊं तो दिल ना लगे, मैं खुश नहीं हूं। तो ये स्तर पे आओगे तो क्या होगा, पीएससी एक जीवन है सर। आप अधिकारी भले ना बने, एक कमाल के इंसान जरूर बन जाएंगे, एक कायदे के इंसान जरूर बन जाएंगे, क्योंकि पीएससी हर स्तर, पीएससी की पढ़ाई आपको डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो कि एक बड़ी बड़ी संस्थाओं का वो है सर, आधार है सर, वो सिखाता है। और जब आप उसको अपने जीवन में डालेंगे तो आपका जीवन बेहतर होगा, कम में होगा पर बेहतर होगा। दर्शन में हम लोग संतुष्टि की बात सीखते हैं, वो भी एक आधार बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पीएससी सिखाता है, इसलिए मैं पीएससी को जीवन बोलता हूँ। या एक मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि अगर आपने पीएससी की तैयारी की तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सर, वही बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। बस एक और निजी सवाल पर्सनल हो सकता है, आपने पीएससी का इतना बड़ा टारगेट बना, डिप्टी कलेक्टर, क्यों ना आईएएस क्यों नहीं? सर ऐसा है कि शुरुआत ऐसा था कि मैंने सोचा था आईएएस के लिए जाऊंगा ऐसा करके, पर मेरा जो यहाँ ग्रेजुएशन जो जीयू में हुआ, तो बहुत लोग यहाँ पीएससी में आने लग गए, तो आसपास का माहौल जैसा रहता है ना, आदमी ढल जाता है। संगत की बात बोलते हैं, जनरली सुने होंगे कि जैसा संगत वैसा रंगत। तो आसपास जब बहुत लोगों को सीजीपीएससी तरफ आते हुए देखा, तो मुझे लगा कि मैं भी जा सकता हूँ, और मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। और वहां वो बताने वाले कि आसान है ऐसा बोलने वाले बहुत होते हैं, हालांकि आसान नहीं है सर, पर बोलने वाले बहुत होते हैं। तो बोल के सर क्या किया जा सकता है। फिर भैया वाला भी सुने कि भैया वाला भी हुआ उनका, तो वो भी एक तो था कि प्रेरणा की हाँ इधर आए। तो इस तरह से उधर से जो उस राह में हम जा ही नहीं पाए, और इसी राह में घूमते रह गए ऐसा। और इसलिए बिकॉज अगर आप देखोगे सक्सेसफुल पीपल केवल 10% होते हैं, बाकी 90% तो पूरा बहाव के साथ चले जाते हैं। सब दुनिया जैसे जा रही है, जैसे लेके जा रही है वैसे जा रहे हैं। आप उन 10% में से ऑलरेडी हो, लेकिन उसमें से भी 5% या 3% लोग वो होते हैं जो एकदम हट के खड़े होते हैं, अलग करते हैं। तो मेरा आपसे यही है कि उस 3% में आने की कोशिश करो। अभी भी वक्त है, अभी तो 25 साल के हो, अभी भी कर सकते हो। अगर वो पढ़ने में चाह है और वो तुम्हारा गोल पाने का ये है, तो ये भी हो जाए। कोशिश करेंगे सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे सर। एक सुझाव है, इट्स अप टू यू। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा एज सर हमने सिर्फ पढ़ाई में लगा दिया सर। लाइफ में एस्पेक्ट्स बहुत है सर, परिवार है, बहुत सारी चीजें हैं, और मैं लोगों को बोलता हूँ कि ठीक संघर्ष करना चाहिए, सफलता की चाह होनी चाहिए, एक स्तर तक पहुंचने का एक गोल होना चाहिए, पर ना मिले तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अगर मैंने उस तरफ नहीं गया, अगर कोशिश भी करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर परिवार से बहुत लोग को छोड़ा है सर, बहुत परिवार में बहुत फंक्शन छोड़े हैं, बहुत लोगों को छोड़ा है। एक हद तक आदमी करता है, फिर थोड़ा सा परिवार को भी एक समय होता है ना, गृहस्थ जीवन। हमने वो जाबालोपनिषद में वो है, जाबालोपनिषद में 4 आश्रम होते हैं, पहले गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये सब चलता है। तो गृहस्थ आश्रम में जाने का भी समय हो गया सर, तो थोड़ा वहां भी जाके अपना योगदान देते हैं। चलो मैं हंसी आ गई, बट ठीक है, गृहस्थ आश्रम में चले गए, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी छोड़ नहीं, कभी भी चाह से कभी छोड़ने चाहिए। हमारे तो गृहस्थ आश्रम 30 साल हो गए, लेकिन अभी भी चाह है ना हमारे पास। प्रयास करते रहना चाहिए सर, पर जिस पद में जाएंगे उसमें प्रयास करने की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें रह के अच्छा प्रयास करना चाहता हूँ उसमें। क्योंकि बहुत लोगों से बात किया, सबका कहना ये है कि
आप जो भी अधिकारी रहे आप अच्छे अधिकारी रहे, बेहतरीन तो नहीं पर अच्छे रहेंगे। तो मैं जहां जाऊं वहां अच्छे रहने का ही प्रयास करता हूँ। ओके, ठीक है। सो ये भी बात आपने बहुत अच्छा बोला कि पढ़ाई आप करते हो ना, पढ़ाई नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल, नहीं तो आज से 5 साल 10 साल के बाद आपको वो नॉलेज काम आएगा ही आएगा, और तब आपको उसका महत्व पता लगेगा। ठीक है, सो नॉलेज इज ऑलवेज गुड, नॉलेज इज पावर, मैंने पहले आंसर बोलता है। तो आपने डिजिटल लाइब्रेरी को यूज किया है क्या? सर मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में लगभग 1.5 से 2 साल पढ़ाई की इसमें। तो उसके बारे में बोले, मेरे बारे में जानते हैं ना, मैं तो जीएम आईटी हूँ। हाँ, मैं सेंट्रल लाइब्रेरी को सेटअप करने में और बिलासपुर को जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में मेरा तो थोड़ा सा हाथ है, योगदान है। व्हाट्सएप में जब नाम देखा तो मैं ध्यान दे पा चेहरा से तो नहीं सर। तो सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब उसकी फैसिलिटीज कैसी है, कितना हेल्प करता है बाहर से जो बच्चे आते हैं? सर अर्थ के हिसाब से देखूं तो सस्ता है सर, जो कि सबसे पहले मांग होता है, उसके बाद आदमी सुविधाएं देखता है कि सब पढ़ने वाले हैं, वॉशरूम साफ सुथरा वॉशरूम मिलता है और बहुत बड़ा स्पेस है, खुला माहौल है, बाहर गार्डन है कि घूम के भी पढ़ सके, खाने पीने के लिए भी व्यवस्था अब हो चुकी है, जब हम थे तो शायद नहीं था बट अभी हो चुकी है। तो ये सब सुविधाएं जो है मांग करती हो। बट सर कहीं मैं अभी मतलब एक देखा हूँ कि लाइब्रेरी ना हो के पिकनिक स्पॉट ज्यादा हो गया है। जैसे वो लाइब्रेरी अच्छा है सर, लाइब्रेरी की गलती नहीं है, वो कल्चर में आ गया सर। लाइब्रेरी जाएंगे, पढ़ा भले नहीं है पर अधिकतर लोग तो कल्चर बच्चों की मेंटालिटी की बात। हाँ, बस मैं बच्चों की मेंटालिटी, लाइब्रेरी अच्छा है सर। बच्चे या तो कुछ मतलब कुछ ना कुछ सामाजिक चीज जो होता है, सामाजिक नहीं बोलूं पर वो पढ़ाई से अलग है, वो चीज भी करने आते हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, दोस्त बनाना भी होता है कुछ अपने मेंटल उसके लिए, बट उसका मेन लाइब्रेरी का मेन एम पढ़ना है सर। उसके अलावा अगर दूसरा चीज हो रहा है तो फिर वो गलत है। हाँ, बट ये देखिए, ये 10% लोग तो हर जगह आपको वैसे मिलेंगे, उसके लिए हम 90% को ये नहीं कर सकते। हाँ, हमारी तरफ से हम जितना ज्यादा सुविधा दे सकते हैं, जितना सस्ते में दे सकते हैं। एक्चुअली सर मैं लाइब्रेरी का वो नहीं बोल रहा था, एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चों को हिदायत दे रहा हूँ सर कि अगर बच्चे वहां जा रहे हैं तो सिर्फ अब बाकी चीजें कीजिए, किसी से मना नहीं, आप रिलेशनशिप में आइए, घूमिए फिरिए, सब कीजिए, बट आप लाइब्रेरी में आए तो उसमें लाइब्रेरी का एकमात्र उद्देश्य, लाइब्रेरी का भी एक वो होता है सर, नियत होता है कि वहां पढ़ा जाए, तो उस नियत को फुलफिल करना चाहिए। वो जरूरी है, बिकॉज हमें भी कंप्लेंट्स मिलते रहते हैं और कुछ 10% लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ आड़ा मतलब कुछ भी बोलते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। जबकि अगर आप देखोगे तो बाकी लाइब्रेरीज जो है वो 1500 रुपए 1000 रुपए लेते हैं पर मंथ, और उनको एक छोटा सा स्पेस दिया जाता है, जबकि यहाँ पे पूरा अवेलेबिलिटी है। बट दैट्स ओके, दैट इज फाइन। तो प्रशांत, ये बताओ कि पिछले 3-4 सालों में बिलासपुर में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आपको दिखे? मतलब आईटी के अगर हम देखेंगे तो बिलासपुर जो है एज फार एज आईटी इज कंसर्न ऑलमोस्ट 10 साल पीछे रायपुर हो या बाकी इससे, बट पिछले 3-4 सालों में हमने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं। तो आपको क्या लगता है? सर मैं मतलब ऐसा घूमने का उतना शौकीन नहीं हूँ कि एकदम जो डेवलप हो तो देख सकूं, बट इंटरनेट की सुविधाएं जो हमारे लाइब्रेरी में मिलती थी वो चीज है, और जो ऊपर में एक आईबीएम जो भी वो है इंक्यूबेशन, जिसमें भी लोगों को मतलब बिजनेस है उसको सुविधाएं मिल रही है, जो कि भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट ही बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। एक ऐसी बहुत सारी जो हमारे एक सर है सर मतलब सीनियर थे, वो यहाँ बिलासपुर में ही जॉब कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड, तो वो सुनने को मिला है हमको, 2-3 सर हैं ऐसे जो हमारे सीनियर थे वो जॉब कर रहे हैं। जबकि लोगों अगर ऐसा कंप्यूटर से आके आईटी सेक्टर में जाना है तो बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे सोचते हैं, बट वो यहाँ जॉब कर रहे हैं। तो उसका मतलब मेरे को जो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हो रहा है, धीरे हो रहा है पर हो रहा है, और धीरे होना एक प्रबल होने का निशान है सर, जिसमें कबीर का एक दोहा है सर कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए, माली सीधे सब बड़ा ऋतु आए फल हुए। तो धीरे हो रहा है पर स्ट्रांग हो रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, ग्रेट। चलो एक आध दो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, ठीक है? जो रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ उसको, अगर आप अपने लाइफ को एक मूवी के नाम पे बता दो, उसका टाइटल क्या होगा? सर प्रशांत ही रख दो सर। प्रशांत सर, प्रशांत का संघर्ष। और आपका सबसे गंदा हैबिट क्या है? सबसे फिर क्या बोलना चाहिए, वियर्ड हैबिट? सर बहुत ज्यादा बात होती है सर, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सर। अच्छा, वो तो दिख रहा था इसमें।
और अगर आपको 10 सेकंड देता हूं मैं और जिंदगी के बारे में बताना चाहूंगा तो आप दुनिया को क्या बताओगे आपके बारे में? सर 10 सेकंड में बहुत कुछ तो बोला नहीं जा सकता, पर मैं ये बोलूंगा कि चिल रह के जीवन जीना चाहिए। दबाव में कुछ नहीं हो सकता, चाहे जीवन हो, चाहे संबंध हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, तो चिल रह के जो काम मिला है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी से वो ढूंढने के बजाय उसमें क्या समस्याएं ढूंढने में लग जाओगे तो जीवन अच्छा नहीं होगा। मतलब कोई भी चीज को पॉजिटिव देखो, नेगेटिव मत देखो। नेगेटिव देखो तो नेगेटिव के उस स्पाइरल में चले जाओगे यार, कुछ नहीं होगा। क्योंकि सर जीवन में मेरा ऐसे ही हुआ ना सर कि मैं 6 घंटे की जॉब, 10 किलोमीटर का ट्रैवलिंग, अगर मैं उसमें 10 किलोमीटर ट्रैवलिंग करना पड़ता है, 8 घंटे जॉब करनी पड़ती है, ऑफिस का काम है, तो वहां अगर मैं नहीं, वो तो सब मेरे पढ़ाई का अपोजिट है। बट मैंने उसमें भी, क्योंकि मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर था, मुझे लेटर टाइप करना पड़ता था। हमारे हिंदी में ऐसे आता है सर, लेटर आता है सर, तो लगभग 15 से 20 नंबर का लेटर आता है, तो मैंने वहां लेटर लिखा है, तो यहाँ लेटर मेरे काम आया ना सर, शब्दावलियां काम आई है, अपॉर्चुनिटीज, उसमें क्या मैं सीख सकता हूँ। जैसे मैं बोलते भी आज 2-3 बार बोल चुका हूँ, नॉलेज कभी खराब नहीं होता है। आपने उस लेटर लिखो तो अभी लेटर फायदा है, ठीक है? तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होता। सो थैंक यू सो मच प्रशांत, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मेरी बोला जाए तो आपको मैं आईएएस देखना चाहूंगा। कोशिश जरूर है सर, कोशिश मेरे बहुत लोग बोल चुके हैं सर, क्योंकि मेरा जो पढ़ने का जो तरीका है सर वो बहुत अलग है सर। यार एक तो पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, आपकी जो चाह है और आपको सक्सेस पाने का जो जज्बा है वो देख के मुझे कहीं लगता है कि यू शुड एक्चुअली ट्राई फॉर इट। और जैसे बोला कि पढ़ाई करोगे, नॉलेज आएगा तो कहीं वेस्ट नहीं होगा। नहीं सर, मैं पता नहीं यूपीएससी दिलाऊं ना दिलाऊं, मैं यूपीएससी का क्लास जरूर लूंगा सर, क्योंकि उसको सुनने में जो एक्चुअली मैं पढ़ने ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ सर। वो एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हमने आज वो स्टेप ले लिया ना, और अपने कैमरा में बता दिया कि आज मैं पढ़ाई तो करूंगा। मैं भले उसमें निकालू ना निकालू, लेकिन मेरा खरीदने का चाह है। बहुत दिन से मैं दिमाग से बोला नहीं, पहली बार किसी मंच पे बोल रहा हूँ, बट मैं खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मुझे दर्शन पढ़ना पसंद है, कभी तो 2-3 शेर बोला हूँ तो ये सब सुनना पसंद है, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि वो करूँ। और ये जो खत्म कर रहे थे उस पर एक अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वो जो मुझे बहुत पसंद आता है उनका वो लाइन कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सी इसकी। टूटे हुए सपने मतलब सर असफलता, उसकी इसकी कोई नहीं सुनता सर, पर उसके बाद टूटे हुए सपनों की अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, मतलब उस असफलता के कारण हमारा अंतर फटता है, दुख होता है, तो वो पलकों पर आता है, जो मैंने अनुभव किया है सर। ठीक, तो अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। उसके बाद आदमी के पास 2 चॉइस होता है, एक जो हार मान जाता है, एक जो हार नहीं मानता है। उस पर अटल जी ने बोला है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिपटा मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो मैंने हार नहीं माना, तो आज ये गीत लिखा हूँ, अभी फिर से हार नहीं माना हूँ, तो कल को दूसरा गीत लिखूंगा। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, देखा आपने प्रशांत बहुत सारे हिंदी के कविताएं बता दिया, एंड आई थिंक ही हैज अ गुड नैक ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ थ्रू दिस, एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि वो अपना याद भी रखता है। मुझे तो याद नहीं रहती है, बट वी विश ऑल द बेस्ट टू प्रशांत। और आपने देखा कि प्रशांत ने किस तरह से 2018 से कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करते हुए आज यहाँ पे पहुंचा है, एंड नाउ इज नॉट स्टॉपिंग हियर। एक्चुअली उसका एम बहुत है, डिप्टी कलेक्टर भी बनना चाहता है, प्लस मैंने उनको एक छोटा सा कीड़ा भी दे दिया कि आपको आईएएस भी बनना है। सो होपफुली दैट कीड़ा विल काम आएगा। एटलीस्ट उसने ये तो बोल दिया कि मैं कोर्स जरूर लूंगा, सो दैट इटसेल्फ इज अ स्टार्ट। हमको कोई भी चीज में स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ स्टार्ट इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस, चेंज इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस। So yeah, it was a very interesting podcast, and I hope you all enjoyed it. And मैं मानता हूँ कि इस podcast को जब हमारे युवा देखेंगे तो बहुत सारे मोटिवेट होंगे, और they will also start imitating Prashant and try to clear PSC and aim big in their life. So thank you once again, and till my next podcast, take care and jai Hind.